हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कैसे कुछ लिखी हुई बातों को हम सच मान लेते हैं और उनमें आए काल्पनिक पात्रों को भी सच मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ मुद्रा राक्षस। एक बहुत ही फेमस नाटक है जिसका मुख्य पात्र चाणक्य है, जिसमें चाणक्य नंद वंश विनाशी ब्राह्मण है और चंद्रगुप्त का अमात्य है। राजा चंद्रगुप्त यहाँ सम्राट नंद का पुत्र है। मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। यहाँ चाणक्य के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया है और बताया गया है कि चाणक्य ने कैसे अपनी राजनीतिक दांवपेच से जीत हासिल की, और इस चाणक्य के कैरेक्टर को हम आज सच मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच नहीं है, ये एक काल्पनिक पात्र है जिसे मौर्य काल में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों, इसे हम और डिटेल में जानते हैं, जिसे मैंने भ्रम का पुलिंदा बुक से लिया हुआ है। मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखादत्त है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के रूपांतरण में अंकित है। लेकिन विशाखादत्त द्वारा लिखी मूल रचना की पांडुलिपि अभी तक नहीं मिली है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्म तिथि, जन्म स्थान कहाँ है, इसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इस लेखक ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखित सारी जानकारी को कैसे प्राप्त किया, क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेजी विद्वानों ने उत्खनन करने के बाद ही जाना था। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवाद किया गया था। जिस अनुवादित नाटक पुस्तक में अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश तथा स्थापित करने वाले पात्र चाणक्य के बारे में 2 शब्द वर्णित हैं। बस यहीं से शुरू होता है एक काल्पनिक पात्र पर भ्रम पैदा करने की कोशिश। इन्हीं सब पुस्तकों को आधार मानकर भ्रमित समुदाय के सत्ताधारी किसी लेखक का पुस्तक में संपादकीय का लेखन होना और बस काल्पनिकता का सच्चाई में स्थापना होना शुरू हो गया। इसके बाद तो ऐसे पात्रों का शैक्षणिक अध्याय में पदार्पण होना निश्चित हो गया। चाणक्य की घटना में भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही किया गया है। इसी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक शासक हुए थे। जिस सम्राट अशोक का दर्जा विश्व के महानतम सम्राटों में स्थापित है। उनके द्वारा किए गए देश हित, नागरिक हित, धर्म हित के कार्य और उनसे बृहद भारत का शासन क्षेत्र एक अभूतपूर्व मिसाल है। आज तक उतना बृहद क्षेत्र के 1/4 भाग पर किसी भी शासक ने कभी शासन नहीं किया है। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध कराया है। अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते तो शायद आज का भ्रमित संगठन उन कार्यों को अपनी काल्पनिक पूर्वजों के नाम पर करने की कोशिश करता। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तब होता है जब इतना महान सम्राट होने के बाद भी अपने लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग करता है। लेकिन इनसे पूर्व में भ्रमित वंश का पाणिनि और चाणक्य ने अपनी जानकारी को कागज पर लिखा। क्या उस समय कागज का आविष्कार भी हुआ था? सम्राट अशोक या इससे पूर्व में जो भी लोग अपनी बातों को लिपिबद्ध किए थे, आज उन सभी का लिखित साक्ष्य शिलाओं पर मिलता है, जिसको कोई चाह कर भी मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। ईस्वी सन से पूर्व प्राप्त सभी अभिलेखों की
लेखन वस्तु का प्रकार शिलाएं हैं और लिपि देखने के बाद स्पष्ट हो चला है कि यह धम्म लिपि है। इस वजह से पत्थरों पर धम्म लिपि की वर्णमाला द्वारा पाणिनि द्वारा संस्कृत की पुस्तक, चाणक्य द्वारा नीति शास्त्र की पुस्तक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की पुस्तक, मनु द्वारा मनुस्मृति की पुस्तक, वेद व्यास द्वारा महाभारत और गीता की पुस्तक या ब्रह्मबाजों द्वारा फैलाई गई कोई भी अन्य पुस्तक जो ईस्वी सन से पूर्व का स्थापित बोला जाता है, वैसा कुछ आज तक नहीं मिला है। यह सिर्फ ब्रह्मबाजों का फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा है। उनके सारे पुस्तक कागज और वैदिक देवनागरी वर्णमाला में है और देवनागरी की वर्णमाला बनाने के बाद ही लिखा गया है। ब्रह्मबाजों ने देश के अंदर इतना भ्रम का वातावरण फैला दिया है कि आज ब्राह्मणी मतों के अनुयायी को संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि लाखों वर्ष पुरानी लगती है, जबकि यह आज साक्ष्य के अभाव में वास्तविकता से कोसों दूर है। भारतीय ऐतिहासिक काल में शिलाओं पर आज तक जो कुछ भी लिखा मिला है, उस लिपि को देखकर किसी को नाम जानने की असुविधा नहीं हो। इसी वजह से सम्राट अशोक ने उस लिपि का नाम धम्म लिपि और समुद्रगुप्त ने धम्म लिपि लिखा रखा है। सम्राट अशोक के बाद से ही मौर्य वंश का शासक कुणाल मौर्य कमजोर होने लगा था, जिसका परिणाम देश के दक्षिणी भाग पर सातवाहन सम्राट का उदय, तो पश्चिम क्षेत्र में हिंद बैक्टीरियाई शासक का आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सम्राट अशोक का विशाल साम्राज्य वाला क्षेत्र, जिसे उस समय जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस जम्बूद्वीप का क्षेत्र सिमटकर छोटा सा हो जाता है। सम्राट अशोक के मात्र 47 वर्ष बाद ही जम्बूद्वीप के छोटे से भूभाग मगध देश पर शुंग वंश का उदय होता है। यानी इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ईसा में दूसरी शताब्दी पूर्व के लगभग जम्बूद्वीप के भूभाग पर 3 शासकों का सत्ता संचालन स्थापित हो जाता है, जिसमें पश्चिम के क्षेत्रों पर हिंदी बैक्टीरियाई की सत्ता, तो दक्षिण के क्षेत्र पर सातवाहन की सत्ता और बीच वाले भूभाग पर पुष्यमित्र शुंग की सत्ता स्थापित हो जाती है। ईसा पूर्व में इन तीनों शासकों के अपने अपने क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से इस कड़वी सच्चाई को इनकार करना उचित नहीं है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो आज मध्य प्रदेश की सतना के पास भरहुत नामक स्थान में अवस्थित है। अंग्रेजों के समय भरहुत से पुष्यमित्र शुंग का काफी साक्ष्य मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भ्रमित समुदाय ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु अपने विरोधियों को दिग्भ्रमित करने हेतु कोशिश की है। इन 3 शासकों में से शुंग और सातवाहन को वैदिक समर्थक शासक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन आज तक वैदिक होने का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। वही दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्र से आने की वजह से हिंदू बैक्टीरियाई शासकों को विदेशी यमन शासक बोला जाता है, लेकिन इन तीनों का जो साक्ष्य है वह सभी सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला है। इसके लिए कोई कितना भी कुछ कहे, कुछ लिखे और चिल्लाए, लेकिन उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य को कोई थोड़े ही बदल सकता है। अब दोस्तों, उत्खनन से यमन शासक द्वारा चैत्य में दान करते हुए एक स्तंभ मिला है, जिस पर धम्म लिपि में थबोदान लिखा है। इसके साथ ही यवन शासक द्वारा निर्मित आज कई मुद्राएं मिली हैं, जिस पर धम्मचक्र, चैत्य, हाथी का निशान मिलता है। उनका सेनापति मिनांडर था। मिनांडर आगे भगवान बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और अनुयायी बनकर मिलिंद के नाम से काफ़ी मशहूर भी हो जाता है, जिसके नाम से आज मिलिंद वग्गो नामक पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है और यह त्रिपिटक का हिस्सा भी बना हुआ है। पश्चिमी भाग में देश में जितने भी शासक आए
वे सभी लोग समय के साथ सम्यक संस्कृति वाली संस्कृति में विलीन होते चले गए। उसमें से कहीं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व आगे नहीं बचा। अब जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचा ही नहीं या बाकी ही नहीं रह गया, उसको आज कोई अलग नाम या पहचान कैसे दे सकता है। वे सभी लोग विदेशी होते हुए भी आगे इस देश की सम्यक संस्कृति वाली सामाजिक वेशभूषा के रंग में रंग गए और इसी धरती में विलीन हो गए। शक शासक द्वारा एक जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है, जिसे आज के भ्रम लेखक संस्कृत का अभिलेख कहते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाते रहते हैं। उसी समय दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन वंश का संस्थापक सेमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था, जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में रिंजे गौतमी पुतस सीरी सात कनिस लिखा हुआ है। वैसे तो आज भ्रमित लोग सातवाहन को भी भ्रमिक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चूकते हैं, लेकिन प्रमाण ठीक उल्टा ही मिलता है। आज देश के दक्षिणी भाग में बने अजंता एलोरा जैसे अनेकों स्थानों को देख सकते हैं, जिस पर सम्यक संस्कृति का अति विशिष्ट ज्ञान शैली को दर्शाया गया है। इस निर्माण का सारा श्रेय सातवाहन को जाता है। सम्राट अशोक के जैसा सातवाहन के संस्थापक ने अपना नाम धम्म लिपि और पाली लिपि में शिलाओं पर उकेर दिए थे, ताकि आगे मेरे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलत फहमी ना हो। दूसरी बात, सातवाहन के समय सभी जानकारियों को धम्म लिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था। यानी दोस्तों, ज़मीन से जो भी निकलता है वो कागज़ के पन्नों पर नहीं, बल्कि शिलाओं और गुफाओं में मिलता है, जिनकी भाषा संस्कृत देवनागरी न होकर के पाली है और धम्म लिपि में लिखी हुई है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सभी चाणक्य नाम से बहुत परिचित हैं, क्योंकि इसको ऐसे ग्लोरीफाई किया गया है, ऐसे प्रचारित किया गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके राज दरबार में था। पर दोस्तों, ये सरासर कल्पना है, क्योंकि इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। अगर ऐसा होता तो कुछ न कुछ जानकारी तो आज हमें ज़मीन खोदकर ज़रूर मिलती। जैसे अन्य शासकों ने लिखाया, वैसी कुछ लिखावटें, वैसे कुछ शिलालेख, वैसे कुछ जानकारियाँ ज़रूर मिलती। लेकिन आज तक जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है वो सभी कागज़ के पन्नों पे लिखा हुआ ही हासिल हुआ है। यहाँ तक कि आपको मैंने पहले ही बताया, इस नाटक के रचयिता के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, बेहतर है कि हम उन्हें जानें, उन्हें खोजें और उनको लेकर के आगे की हम अपनी स्टडीज़ को बढ़ाएं, ताकि हमें कोई दिग्भ्रमित ना कर सके। मुझे लगता है दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय भीम साथियों।